हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक त्रिवेदी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। वह किस राज्य के IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ IAS अधिकारी और राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी का कोरोना संक्रमण से गुरुवार सुबह निधन हो गया। वह इलाज के लिए संजय गांधी PGI में भर्ती थे। मूलतः राजस्थान के भरतपुर के निवासी दीपक त्रिवेदी की सेवा का कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त होना था। रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष और राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी का कोरोना संक्रमण की वजह से 29 अप्रैल को निधन हो गया और ये इलाज के लिए संजय गांधी PGI, ये संस्थान लखनऊ में स्थित है, वहाँ पर ये भर्ती थे। और दोस्तों, ये जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं दीपक त्रिवेदी, ये मूलतः किस राज्य के निवासी थे? तो ध्यान रखना है, राजस्थान के भरतपुर के ये मूलतः निवासी थे और इनका कार्यकाल जो है वो 30 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन और रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही उनका निधन हो गया। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं दीपक त्रिवेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का निधन हो गया। यह किस हाई कोर्ट के जज थे? ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, बी है मद्रास, सी है कोलकाता और डी है मुंबई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें PGI लखनऊ में भर्ती कराया गया था। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह जनपद महाराजगंज ले जाया जाएगा। न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव 22 नवंबर 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। उनका हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एक जज थे न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, इनका भी हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया और इन्हें भी इलाज के लिए PGI लखनऊ में भर्ती कराया गया था। और इनका जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ पर कराया जाएगा? तो इनकी गृह जनपद महाराजगंज में इनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। और दोस्तों, जो न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव हैं ये 22 नवंबर 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और उनका हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। अब दोस्तों, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। दोस्तों, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। कहाँ पर? आगरा में। और फिर इसे 1869 में इलाहाबाद स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो ध्यान रखना है, वाल्टेर मॉर्गन, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और ये कब बने थे? तो 1866 से 1871 तक ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। अब दोस्तों, अगर आज़ादी के बाद देखा जाए पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखना है विधु भूषण मलिक। ये भारत के आज़ादी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के
पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इनका कार्यकाल कितना था, तो ध्यान रखना है 1947 से 1955 के बीच जो कार्यकाल है वो विधु भूषण मलिक का रहा था, तो आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो जस्टिस संजय यादव, ये वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सारी अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बंद कर दी हैं? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है असम और डी है नागालैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस सेवा को तत्काल स्थगित कर दिया जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अगले 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाए। वायु सेवा से आवागमन करने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए। गांव में आने वाले हर प्रवासी व्यक्ति की टेस्टिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस सेवा को तत्काल स्थगित कर दिया है और अगले 15 दिनों तक प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जिस तरह से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो उसको देखते हुए हमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जब बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। और प्रदेश में जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं, हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है और ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोग घर पर रहिए, कहीं भी जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि यही एक उपाय है कोरोना वायरस से बचने का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1 मई, बी है 2 मई, सी है 3 मई और डी है 4 मई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 मई। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता पर चर्चा करने और उसका उत्सव मनाने, प्रेस को हमलों से बचाने और उसके वैश्विक प्रयासों को लोगों के समक्ष रखने का दिन है। इस वर्ष की जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है वो क्या है, तो ध्यान रखना है सूचना से जन कल्याण। 3 मई 1991 को यूनेस्को की विंडहॉक यानी नामीबिया सम्मेलन में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2021 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 142वीं रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 3 मई 1991 को यूनेस्को की विंडहॉक नामीबिया सम्मेलन में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों जो 2021 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग अभी जारी की गई थी, तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो ध्यान रखना है 142वीं रैंक जो है वो इंडिया की रही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ही स्थान से मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन LMO का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी है कोल इंडिया और डी है HPCL। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ही स्थान से मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। RIL अब भारत में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के कुल उत्पादन का 11% से अधिक का उत्पादन करती है, जो जामनगर और अन्य संयंत्रों में अपनी रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल सुविधा में है। इतना उत्पादन देश में 10 में से लगभग 1 रोगी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसका उत्पादन इतना है कि देश में 10 में से 1 व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो इसके द्वारा की जाती है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या है, तो ये एक भारतीय कंपनी है
जिसका मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। ये पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूर संचार के क्षेत्र में कारोबार करती है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर राजस्व के मामले में देखा जाए तो भारत की ये सबसे बड़ी कंपनी है। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1966 में। कब? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के संस्थापक थे। और वर्तमान में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष एवं एमडी हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना है मुकेश अंबानी वर्तमान में रिलायंस के अध्यक्ष एवं एमडी हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, रूस निर्मित स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप एक विशेष उड़ान द्वारा 1 मई 2021 को किस शहर में पहुंची है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है पुणे, सी है दिल्ली और डी है अमृतसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। रूस निर्मित स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप एक विशेष उड़ान द्वारा 1 मई 2021 को हैदराबाद के शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। पहले अलॉट के हिस्से के रूप में 1,50,000 टीके पहुंच चुके हैं। पहली खेप रूसी टीके के भारतीय साझेदार डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को सौंप दी गई है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि रूसी निर्मित जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, ये टीका है, ये पहली खेप में कहाँ पर पहुंचा है? तो ध्यान रखना है कि हैदराबाद के शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसकी पहली खेप पहुंची है। और पहली खेप के रूप में कितनी जो वैक्सीन है वो दी गई है? तो ध्यान रखना है 1,50,000 टीके जो है वो पहले अलॉट के रूप में भारत में पहुंचे हैं। अब दोस्तों, ये रूस की वैक्सीन है तो रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की जो मुद्रा है वो क्या है? तो रूसी रूबल। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है ताकि उत्पादन संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन का परिवहन आसानी से हो सके? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है ताकि उत्पादन संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन का परिवहन आसानी से हो सके। यह महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के माध्यम से कार्यान्वित परियोजना है। यह अस्पतालों और घरों के साथ ऑक्सीजन उत्पादकों को जोड़ने के लिए स्थानीय शटल मार्गों में ट्रकों का उपयोग करेगा। इसके लिए एक संचालन नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो परियोजना है ये किसने शुरू की है? तो ध्यान रखना है महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने महाराष्ट्र में इस परियोजना की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है? अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन का परिवहन आसानी से किया जा सके, इस वजह से इस परियोजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राष्ट्र, बी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, सी है विश्व आर्थिक मंच और डी है ग्रीन पीस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी ने देशों को उनके वनों को प्रबंधित करने में आने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया है। महामारी के दौरान वन लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन रहे हैं। लोगों ने अपनी सबसे आवश्यक निर्वाह आवश्यकताओं के लिए जंगलों की ओर रुख किया है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार इससे वन प्रणालियों पर दबाव बढ़ा है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है। और कौन तैयार करता है? तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोरोना वायरस वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है
B.1.1.7, बी है P.1, सी है B.1.617 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, B.1.617। WHO ने बताया कि कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट B.1.617 कम से कम 17 देशों में पाया गया है। यह यूके, USA और सिंगापुर जैसे देशों में प्रमुखता से पाया गया है। WHO के मुताबिक भारतीय वेरिएंट B.1.617 की कई उपवंशावलियां हैं, जिनमें से B.1.617.1, दूसरी है B.1.617.2 और तीसरी है B.1.617.3। ये वंशावलियां हैं जो भारतीय वेरिएंट है, इसकी ये 3 वंशावलियां दी गई हैं। अब दोस्तों WHO ने ये बताया है, तो WHO की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। और वर्तमान में जो WHO के हेड हैं, जो प्रमुख हैं, वो कौन है, तो टेड्रोस अधानोम वर्तमान में WHO के हेड हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2021 को किस देश ने 8 ऑक्सीजन जनरेटर, 28 वेंटिलेटर, 200 इलेक्ट्रिक सीरीज पंप के साथ साथ और चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति की? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका और डी है स्पेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। 2 मई 2021 को भारत को कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लड़ने में मदद करने के लिए फ्रांस से आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्राप्त हुए। चिकित्सा आपूर्ति में 8 ऑक्सीजन जनरेटर, 28 वेंटिलेटर, 200 इलेक्ट्रिक सिरिंज पंप, 28 फ्लेक्सिबल ट्यूब, 500 एंटीबैक्टीरियल फिल्टर, 500 मशीन फिल्टर और 500 संबंधित रोगी सर्किट शामिल है। तो ये जो चिकित्सा उपकरण हैं ये फ्रांस की तरफ से भारत को आपूर्ति की गई है। यह हवाई माल फ्रांस के एकजुटता मिशन का पहला चरण है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोरोना से संबंधित जो चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण हैं ये किस देश से प्राप्त हुए हैं, तो ये फ्रांस से भारत को प्राप्त हुए हैं। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो यूरो। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ध्यान रखना है फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों ये थे 4 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। अप्रैल 2021 में करुणा शुक्ला की मृत्यु कोविड-19 से हुई, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, राजनीति। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है रूस और डी है जापान। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।